नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में अब क्योंकि नामांकन का सिलसिला चल पड़ा है, रोज नामांकन हो रहे हैं और वहां पर हलचल भी देखी जा रही है। आपको बता दें कि फरीदाबाद में महेंद्र प्रताप का नामांकन हुआ और इसके अलावा कई कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं। विजय संकल्प रैली हो रही है। अब जो टॉप लीडरशिप के नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, वो भी मैदान में उतर रहे हैं। जिस तरीके से राजनाथ सिंह आज हरियाणा में पहुंचे, उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की। अभी कांग्रेस की ओर से आप ये कह सकते हैं कि जो स्थानीय नेता हैं वही नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान वो नामांकन में जाते हैं। हालांकि कुछ जगह वो नहीं पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि हर जगह पहुंचना संभव भी नहीं है। इस तरह की तमाम चीजें हरियाणा में देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ लोगों के टिकट कटने की नाराजगी पर और दूसरे मुद्दों पर पहली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी बात रखी है। तो इस तरीके से आज का जो दिन है बड़ा हलचल भरा रहा है। अब क्योंकि चुनावी रण सज चुका है तो उसको समझेंगे, उस पर बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनके साथ हम ये बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। सुरेश रोड है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल से हैं और नरेश शर्मा है आम आदमी पार्टी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रोड साहब, मेरा पहला सवाल यह है कि आज हुआ क्या कि महेंद्र प्रताप मीडिया पर भड़क गए। उनसे पूछा गया कि भाई जो बयान हुए थे तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई इसके लिए मीडिया जिम्मेदार है। दूसरा, नामांकन में जाहिर सी बात है कि हर जगह पहुंचना संभव नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कह दिया कि कोई भी दावेदार बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और टिकट जो कटे हैं वो हाई कमांड का फैसला। इस तरह की तमाम बातें हुई। बीजेपी के बड़े नेता हरियाणा में आने शुरू हो गए हैं। अभी आपके यहां पर इंतजार है इस बात का? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर कोई जो भी नेता जिनके टिकट, आपने कहा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने भी इस विषय में बात की है कि जिनके भी टिकट कटे हैं, तो कोई भी नेता पार्टी से बाहर नहीं है, कोई भी नाराज नहीं है। सभी चुनाव प्रचार में लग चुके हैं। और रही बात चौधरी, तो मीडिया के बाद हो सकता है कि अज्ञानतावश भी ऐसी बातें चल जाती है जो भाव कहने वाले का नहीं होता। वो राजनीति में कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, इसमें ना मीडिया का दोष है, ना जिस नेता के बारे में बात की जाती है ना उनका दोष है। और दूसरी बात मैं ये भी लगे आपको बताना चाहता हूँ कि चौधरी महेंद्र प्रताप जी के नामांकन पर हमारे नेता विधायक दल और प्रदेश अध्यक्ष नहीं पहुंच पाए। उसका एक कारण ये भी हो सकता है, यह है कि जैसे बेंजरगढ़ नारनौल दिल्ली से कितनी दूरी पे है और उसके बाद गुड़गांव में कितना भीड़ और जाम लगा रहता है, तो उन्होंने हर जगह पहुंच पाना पॉसिबल नहीं होता। महेंद्रगढ़ में भी, गुड़गांव में भी नामांकन पत्र दाखिल कराया है। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से, जनता न्यूज के माध्यम से मैं ये जानकारी भी देना चाहता हूँ कि भविष्य में आज तो नामांकन में वरुण जी दाखिल हुए हैं ना, पर चुनाव प्रचार की तो अभी हलचल शुरू हुई है। तो चुनाव प्रचार के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, चाहे सिरसा लोकसभा क्षेत्र हो और या फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र हो, क्योंकि 2 लोकसभा क्षेत्र से ये बात आई थी कि वो नामांकन पर हमारे दोनों वरिष्ठ नेता नहीं पहुंच पाए। तो दोनों जगह चुनाव प्रचार पे आप देखेंगे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा भी जाएंगे और प्रदेश अध्यक्ष भी जाएंगे। रावदान सिंह के नामांकन में किरण चौधरी नहीं पहुंची, मतलब तरह तरह की बातें हैं। खैर वो तो चलती रहेंगी, वो लंबी लिस्ट हो जाएगी। मैं अगले सवाल पे आ जाता हूं कि बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं, प्रथम पंक्ति के चेहरे हैं, वो हरियाणा में दिखने शुरू हो गए हैं। आपके यहाँ कब? वरुण जी देखिए, राजनाथ सिंह जी का आपने जिक्र किया, वो आए। ये पूरा प्रदेश हरियाणा का प्रत्येक नागरिक ये बात जानता है कि राजपूत समाज के ऊपर जिस तरीके से कैथल में निर्मम लाठीचार्ज किया गया, उनका वो जो रोष है वो कहीं राजनाथ सिंह जी, मैं तो कांग्रेस पार्टी से की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को यही बताना चाहता हूँ कि आप ये देखिएगा, राजनाथ सिंह जी को अगर आना था हरियाणा में तो तब आते जब राजपूत समाज पर लाठीचार्ज किया गया था कैथल में, और उनकी सूद लेने के लिए क्यों नहीं आए अगर आप राजपूत समाज के इतने बड़े नेता थे? आज आप वोट साधने के लिए राजपूत समाज से आए। मेरे सवाल को गोल कर गए आप। मैंने बोला आपके बड़े नेता कब दिखेंगे हरियाणा में? मैंने गोल नहीं किया, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो इनका एक कारण था राजनाथ सिंह का आना, और हमारे यहाँ पर तो बड़े नेता जैसे भी आपके यहाँ बड़े नेता हरियाणा में ही है? आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बड़े नेता भी आएंगे।
और हमारे नेता विधायक दल चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और हमारे लगे हुए हैं। बिल्कुल, तो बड़े नेता भी आएंगे, आप देखिएगा। ये कोई कारण था जिसके लिए राजनाथ सिंह जी को इतनी जल्दी बुलाया गया? ठीक है, ये कारण है, राजपूत समाज की सूद लेने के लिए उन्होंने समय रद्द करना चाहिए था। मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी की। जी प्रोफेसर विदुर रावल भाई, दो जगह की बात की, हालांकि मैंने सिर्फ फरीदाबाद की, सिरसा उन्होंने खुद ऐड कर दी रोड साहब ने ईमानदारी से। वो कह रहे हैं कि चुनाव में सब कुछ दिखाई देगा, ऐसी कोई बात नहीं है, और उनके यहाँ भी मतलब सब ठीक चल रहा है। आपके यहाँ से राजनाथ सिंह आए, कोई वजह थी इसलिए आए वो? वरुण जी, कट्टर भ्रष्टों के साथ मिलकर कुछ लोग जो भ्रष्टाचारी थे वो अब ईमानदार दिखने लगे। तो कहते हैं ना कि किस प्रकार कंट्रास्ट आता है, जब दोनों तरफ कंट्रास्ट दिखता है तो फिर अगर एक तरफ जो है, जो ग्रे है वो व्हाइट दिखने लगता है जब ब्लैक के साथ रखते हैं। तो इसलिए शायद ईमानदारी कह सकते हैं। लेकिन ईमानदारी की जहां तक बात है तो हरियाणा में जो है वही देश में है। आज हमने देखा किस प्रकार से अपनी परंपरागत सीट, अपनी परिवार की बापूती मानने वाले अमेठी को छोड़कर ये रायबरेली भाग गए, और अमेठी को किस प्रकार से सुना छोड़ दिया। वो अमेठी जिन्होंने 44 जब सीटें आ गई थी 2014 में, तब भी नहीं छोड़ा था इन्हें, उस अमेठी को साथ कर दिया। हरियाणा के अंदर भी ठीक वही बात है। आपने 2-3 बार सवाल इनसे पूछा कि भाई बीजेपी के बड़े नेता हरियाणा में आ गए, कांग्रेस के बड़े नेता कब आएंगे? बड़ी मुश्किल से ये जवाब निकलवा पाए कि हाँ, चुनाव की हलचल अब शुरू हो गई है। चलो, इसके लिए आपको बधाई कि कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने तो माना कि चुनाव शुरू हो गया है। आपको तो 2 महीने हो गए इनसे पूछते कब चुनाव शुरू होगा, कब टिकट दोगे, कब कुछ करोगे। लेकिन बड़ी बात क्या है कि बड़ी बात यह है कि इनके बड़े नेता रहे कहां हैं? कांग्रेस पार्टी में बड़े नेता किसको कहेंगे? जिसके कहने से वोट मिलता हो। आज कांग्रेस के अंदर कोई एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसके कहने से वोट मिलता हो। जब खुद जो है अपनी वायनाड की सीट खतरे में देखते हुए पूरे हिंदुस्तान में सेफ सीट ढूंढते गए और फिर खूब चर्चा चलाई, खूब पोस्टर चलवाए अमेठी को लेकर, और अमेठी के अंदर लैंड करने की हिम्मत नहीं कर पाए। अमेठी वो सीट जिसने इनको जो है, इनकी कितनी पुश्तों को जो है, माफी चाहूंगा, इनकी कितनी पीढ़ियों को जो है इनको चलाया था, उस अमेठी के साथ धोखा कर गए। और फिर आप कहते हैं कि हरियाणा में इनके बड़े नेता हैं। हरियाणा में भी तो हुआ। देखिए, सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछली बार चुनाव लड़े थे, हार गए थे। स्मृति ईरानी जी 2014 में चुनाव लड़ी थी अमेठी से, हार गई थी। लेकिन स्मृति ईरानी जी ने जिस प्रकार से आज जो है कांग्रेस के शहजादे को भागने को मजबूर कर दिया, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसा नहीं कर सकते थे? क्या सोनीपत को वापिस अपना गढ़ नहीं बना सकते थे? लेकिन नहीं, वो तो वहां से सोनीपत से चुनाव छोड़कर भाग गए। तो नीचे से ऊपर तक परिणति वही है, सीधा सीधा मामला है। जो कहते हैं डरो मत, वो खुद डर गए भाई। पूरे देश में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे राहुल गांधी डरो मत। वो इतना डर गए भाजपा से, इतना डर गए कि सीट छोड़कर भाग गए। और फिर किस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान में केवल एक नेता है जो मोदी से लड़ सकता है। अरे, जो अपनी परंपरागत सीट पर नहीं चुनाव लड़ सकता, वो आजकल वो इस प्रकार की बात घुमा घुमा कर कहे। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि राइटिंग इज इन द वॉल, और कांग्रेस के अंदर कोई जो है साहसी बहादुर लोग नहीं रह गए। मैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी का याद कर रहा था, किस प्रकार से श्रीमती इंदिरा गांधी जी बुरी तरह हारी थी 1977 का चुनाव, लेकिन उसके बावजूद भी हिम्मत कर लोगों के बीच में 1.5 साल बाद गई थी, लोगों से मिली थी और चुनाव लड़ी थी। जब हम देख रहे हैं दूसरी पार्टियों का बुरा हाल हो रहा है, इंडियन नेशनल लोकदल आज जो है 1% वोट में ही ले पा रही है। पिछली बार 1.25% वोट आया था, इस बार उतना भी नहीं आने वाला। लेकिन इसके बावजूद भी अपनी फर्स्ट फैमिली जो है अभय सिंह चौटाला को हारने के लिए ही सही कुरुक्षेत्र में उतारा ना उन्होंने। इसी प्रकार से फैमिली की दूसरी सुनैना चौटाला जी को उतारा ना उन्होंने। अखिलेश यादव से लेकर उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव तक, चाचा जी के बेटे शिवपाल के बेटे आदित्य के साथ इतने, मतलब सब लोग अपने अपने उतार रहे ना। ये ऐसे लोग हैं जो चुनाव से भाग रहे हैं। और हम सुनते थे इनके मुंह से हरियाणा के अंदर, तू लड़ ले चुनाव, तू लड़ ले चुनाव। जो लोग छोटी छोटी चीजों के लिए भी जो है जूतम पजार करते हैं बैठकों में, कुर्ता फोड़, जल्दी से खत्म करता हूं वरुण जी, कुर्ता फाड़ जो बैठ के करते हैं, जिनकी बैठक में लाठी डंडे चलते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए, पदों के लिए, वो लोग एक दूसरे को कह रहे थे तू लड़ ले चुनाव, तू लड़ ले। तो क्या हम समझ नहीं पाए हैं क्या? यहाँ देखो, डिबेट के अंदर बैठकर चुकड़ी चुकड़ी बातें कहना, बात कहना बड़ा आसान है। हर पार्टी कहेगी हम जीत रहे हैं, जिनका 1% भी वोट नहीं आ रहा वो भी कहेंगे अभी अगले 2 जो है आपके प्रवक्ता ये बोलने वाले हैं कि हम जीतने वाले हैं, इन नोटा से कंपटीशन वाले लोग। लेकिन बड़ी बात क्या है
कि इनके नेता क्या कर रहे हैं, इससे बहुत हद तक जो है चीजें स्पष्ट हो जाती है। और आज देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा, आज के बाद ओपिनियन पोल की जरूरत नहीं रह गई, एग्जिट पोल की जरूरत नहीं रह गई। कांग्रेस वाले खुद जो है अपने अपने कार्यकर्ता, चलिए ठीक है प्रोफेसर साहब, देख रहा था मैं, खत्म कर रहा हूं अपनी बात को। कांग्रेस वाले नेता, कांग्रेस वाले कार्यकर्ता आज अपने नेताओं को गरिया रहे, गुस्से में कह रहे हैं, अरे भाई 4 जून को हारना था, 3 मई को क्यों हार गए? आज जो है इन्होंने ऑफिशियली अपनी हार डिक्लेयर कर दी है। और ये हार जो है आप देखना 4 जून को 400 पार, अब की बार फिर मोदी सरकार, ठीक है, देखना किस प्रकार से 25 मई हरियाणा में कांग्रेस गई। ठीक है। ओंकार सिंह जी, 2 विषय थे, उनको मिलाकर के आज की चर्चा। एक तो ये कि जैसे सिरसा में और फरीदाबाद में बड़े चेहरे नहीं पहुंचे नामांकन में, या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदयभान नहीं पहुंच पाए, सीएलपी और प्रदेश अध्यक्ष नहीं पहुंच पाए, महेंद्र प्रताप थोड़े नाराज हुए मीडिया पे, उन्होंने थोड़ा, चलो वो तो एक अलग विषय हो गया। दूसरा, बीजेपी के बड़े नेताओं की भी एंट्री हो गई है। हरियाणा का चुनाव किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है आपको? वरुण जी, कांग्रेस के नामांकन में कौन आया कौन नहीं आया, कि उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। और बीजेपी का कौन सा नेता आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा, इससे हमारे को क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन विदुर रावल जी की बात हमारे को तो चर्चा करनी है ना भाई साहब। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे खुद भी शीतल होए। हे प्रभु, ऐसी तो वाणी बोल लीजिए, ये जनता सुन रही है। ये आपके घमंड की रुके प्रोफेसर साहब प्लीज। हम आधे % वाले थे, आप 1% कह रहे हो, हम आधा % कह रहे हैं, हम आधे % वाले थे। आपको डर किस बात का? हमारे में कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा? प्रोफेसर रावल प्लीज प्लीज, आप फैसला करोगे क्या? ये अभय सिंह की फैसला करेंगे। और मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे नेता को जिन्होंने पार्टी को पुनः स्थापित करने के लिए खुद लड़ने का निर्णय लिया। इनके मुंह में कुछ दिक्कत है, उनको बोलिए चुप करके बैठ जाए। 1 मिनट प्लीज, यहीं से मामला खराब होगा फिर। रुके 1 मिनट, बात कर लें, कंप्लीट कर लें, फिर आता हूँ ना मैं आपके पास। मेरा नाम लेकर वरुण जी, मेरा नाम लेकर। ठीक है, अच्छा मैंने जो सवाल पूछा है, 1 मिनट ओंकार सिंह जी, जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, किसी का नाम ना लीजिए। मैं देता हूँ, जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं ये किसी बीमारी का शिकार है, और वो बीमारी का 2024 में हो जाएगा। ये दूसरों के बीच में बोलते हैं, जब हम बोलते हैं तो इनकी बोलती बंद हो जाती है। मैं कह रहा हूँ हम 1% वाले नहीं है, हम आधा % वाले हैं। लेकिन ये जनता ने तय करना है, जनता सर्वोपरि है। आपके कहने से किसी को वोट की परसेंटेज ना कम होने वाली है ना ज्यादा होने वाली है। हाँ, आपकी बदतमीजी भरी बातों से जनता जरूर आपके वोट काटेगी। ये उसी पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है जिसको 2009 में 2 सीट मिली थी विधानसभा में। ये उसी पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है जिसको 1984 में लोकसभा में मात्र 2 सीट थी। ये वक्त की बात है, समय का पहिया घूमता है। शाम के 6 बजे सुबह के 6 भी बज देंगे। हम अपनी पार्टी का खुद निर्माता है, हम देखेंगे हमारी पार्टी में किसने लड़ना है किसने नहीं लेना। प्रोफेसर विदुर रावल एक अदना सा कार्यकर्ता, इतना सा कार्यकर्ता बीजेपी का, वो हमें बताएगा कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। इंडियन नेशनल लोकदल बहुत मजबूत पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, अपने लेवल पर चुनाव लड़ रही है, 10 की 10 सीटों पर लड़ रही है। हाँ, इनको कहीं दिक्कत हो रही है तो ये बताएं। छोड़ दिया इन्होंने समस्या का समाधान, गिरगिट को भी छोड़ दिया पीछे इन्होंने। ये विदुर रावल को अभी अदना से भी बता रहे हैं, और मेरा नाम लेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा वरुण जी। प्लीज प्लीज, अभी विदुर रावल को अदना से बता रहे हैं। मैंने फिर ओंकार जी से कहा, ओंकार जी विषय पर रहिएगा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, छोड़ दीजिए प्रोफेसर विदुर रावल को। उन्होंने आपका नाम नहीं लिया था, अब आप सीधा मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बोलिए। मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से ये नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, ये जो बड़े नेता आ रहे हैं, आपका असेसमेंट क्या दिख रहा है? हरियाणा के माहौल को आप कैसे भाप पा रहे हैं? देखिए, बड़े नेता आने से फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा का किसान इस वक्त मजबूर है, सड़कों पर बैठा है, बॉर्डर पर बैठा किसान। मांग क्या कर रहा है? एमएसपी की गारंटी। जितने बड़े नेता आ गए, 2014 में मोदी जी आए थे, मंडियों में गेहूं की भरमार है, मंडियों में गेहूं की भरमार है। किसान लोग तो खेतों में अपना काम कर रहे हैं। जनता ने इनको सबक सिखाने का कौन से किसानों को सड़क पर बिठा दिया? गेहूं क्या युगांडा से और चीन से काटने आ रहे हैं? तुम्हारी डिबेट में और युगांडा से काटने हमारे गेहूं आ रहे हैं। आप कुछ भी गेहूं कौन लेके? अच्छा रुक जाइए, आप प्लीज रुक जाइए, गेहूं कटवा रहे हैं, आप प्लीज रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। नरेश शर्मा, हाँ जी। इनकी बदतमीजी का इलाज मैं करूंगा जब। अरे रुक जाइए प्लीज भाई, ऐसे ना करिए, मेरी गुजारिश ऐसे ना करिए। नरेश जी सुनिए, रुक जाइए भाई, प्लीज रुक जाइए। आप दोनों सम्मानित अपनी अपनी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, ऐसा ना करें, रुक जाइए। मैं वरुण जी ये नहीं कह रहा,
और मैं बहुत सम्मान करता हूँ आप लोगों का, प्लीज जी। तो मैं इसको बोलना सिखाऊंगा। अच्छा रुके, नहीं नहीं ऐसे नहीं, व्यक्तिगत ना हो जाइए ना, रुके, रुक जाइए प्लीज, दोनों रुक जाइए। नरेश शर्मा, नरेश शर्मा भाई, अब आप अपनी टर्म पे बोलना। नरेश शर्मा जी भाई, मेरा वही सवाल है, क्या असेसमेंट है आपका? जिस तरह का कैंपेन, कई जगह से वीडियो आता है कि जी भीड़ नहीं है, कुर्सियां हैं, कई जगह पे खूब भीड़ दिखाई दे रही है, कोई किसी के नामांकन में पहुंच पा रहा है, कोई नहीं पहुंच पा रहा, कई उम्मीदवार मीडिया पे भड़क रहा है, मतलब हर तरह की जो हलचल है, जो हरियाणा के रंग है चुनाव के, वो दिखने शुरू हो गए हैं। देख, पार्टी का पक्ष रखने के लिए सबका अधिकार है, तो बीच में ना बोले। देखो जिसका टर्न है, जब आपके पास काउंटर करने का मौका है तब बोलिए। अभी भी मैं जैसे ओंकार जी बोल रहे थे, तो विदु भाई को बीच में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अपनी बात खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको जब मौका मिला तो सब लोग साइलेंट थे, उसके बाद में देखो फिर से बीच में। तो अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि असेसमेंट बहुत सही है, अच्छा है, सभी तरीके से चल रहे हैं। अभी जो तरीके से आपने देखा कि कल सुशील गुप्ता जी का नामांकन था, सुशील गुप्ता के नामांकन के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी गए, वहां पे उदयभान जी भी गए, और हम एक गठबंधन के तहत पूर्ण रूप से बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और सबका सम्मान कर रहे हैं। आज जहां अभी आप बात कर रहे थे, फरीदाबाद की बात कर रहे थे, उसकी बता देता हूँ मैं। आप कह रहे थे कि कोई बड़ा नेता क्या होगा कि जब आपका स्टेट का प्रभारी ऑलरेडी बावरिया जी भी थे वहां पे, और ऑलरेडी उदयभान जी भी थे वहां पे, तो जब आपके स्टेट लीडर रहेंगे तो नामांकन की में और इससे भी ज्यादा क्या होगा। ये नहीं होता कि आप किसी वहां पे जमावड़ा इकट्ठा नहीं करना, क्योंकि लोकल जनता को वहां पे आवाज देंगे, मैसेज देना है कि आपका नॉमिनेशन है। और एक और आज बहुत अच्छी बात बोली गई, क्योंकि यहाँ पे लोकल मुद्दे के लिए बात बोली गई। उदयभान जी ने एक बोला कि ये सिद्ध और गिद्ध की लड़ाई है। सिद्ध और गिद्ध की लड़ाई कैसे है कि क्योंकि एक गिद्ध ऐसा है जो सिर्फ नजर गाड़े बैठा था कि कुछ प्रॉपर्टियों पर कब्जा करने के लिए, जो विकास नहीं कर पाया, लेकिन लोगों की जमीनों को हड़पने का काम कर रहा था, तो वो गिद्ध इसी तरह नजरों के लिए। तो आज बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया। और फिर आ जाते हैं कि अभी विदु भाई बोल रहे थे हमारे की कोई राहुल गांधी भाग गया हुआ है, तो आपका पहली बात तो कश्मीर के अंदर कैसे भाग गए वो आपको सारी की जनता को पता है कि आप वहां पे कैसे लड़ रहे हैं। कश्मीर के लिए जो आप 370 का नारा देते थे, वहां पे आप खुद भाजपा अपने नाम पे नहीं लड़ रही है चुनाव। फिर दूसरा आ जाते हैं कि आप बलात्कारी के बेटे, कल आपने जो बलात्कारी पूरे देश में देखा, उसके बेटे को टिकट देके क्या किया आपने। आप कहते थे कि परिवारवाद के लिए, परिवारवाद तो वहां से लेके आ गए, परिवारवाद भी आ गया और भ्रष्टाचारियों को भी आ गया और बलात्कारियों को भी आ गया, आपने टिकट दे दिया। फिर आप, और ये बात मैं सत्यात्मक के ऊपर नहीं कह रहा। नरेश भाई आप आरोपी कह लें तो ठीक रहेगा। नहीं, आरोपी कह रहा हूं मैं। आरोपी कहिए, आरोपी, बिल्कुल आरोपी कह रहा हूं मैं। केजरीवाल आपको समस्या हो जाएगी, फिर आरोपी कहिए। मैं बिल्कुल आरोपी कह रहा हूँ, आरोपी है। जब अपने होंगे तो वैसे भी खुद ही कहते थे। ये देखिए फिर विदु भाई को बीच में दिक्कत है ना। रुकिए विदु भाई, कल से मैं गोली देके बैठूंगा आपके पास में, शायद रिमोटली को गोली मिल जाए, आपको गोली दे देंगे आप। कुछ बीपी आपका कुछ बढ़ जाता है सुनने के टाइम पे। नहीं बिल्कुल, मेरे को पता है कि आपको कुछ बीपी की दिक्कत हो जाती है, कोई और प्रवक्ता बोलता है तो आपको बीपी चेक करवा लीजिए, टीएमसी, और वो पता है ना आपको टीएमसी टेस्ट करवा लेना चाहिए। बहुत सारे टेस्ट होते हैं बीपी के लिए, ये आपको गोली। विदु रावल को बीमारी है। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, जब मैंने टोक दिया उनको, ठीक है रुक जाइए। नरेश जी अपनी बात कंप्लीट करिए, मेरे को जहां पे ऑब्जेक्शन था मैंने कह दिया, अपनी बात आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, मैं आपको कहता हूँ, देखो वरुण भाई, पहली बात तो जब हम पक्ष रख रहे हैं, आपको पक्ष रखने का मौका मिलेगा, काउंटर कीजिए। अगर कुछ गलत है, अगर मैं भी कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप भी काउंटर कीजिए ना। मैं भी आपका कुछ गलत नहीं, मुझे जहां लगा मैं वैसे टोकता नहीं हूँ ज्यादातर, पर प्लीज आपकी वाहियात बात को काउंटर करेंगे कि वरुण जी के सवालों का जवाब देंगे? वाहियात बात तो आप करते हो। अरे प्लीज भाई, प्लीज पर्सनल ना बनाइए, प्लीज पर्सनल ना बनाइए। रुक जाइए नरेश भाई, नहीं प्लीज रावल, प्रोफेसर रावल नहीं। देखिए आपको आरोपी शब्द कहना था, आप आरोपी कहिए जो मैंने आपको कहा, उसके बाद अपनी बात रखिए। कट्टर बेईमान लोग जो हैं, कट्टर बेईमान यहाँ पर लोग पर यहाँ परिभाषा रुक जाइए। अच्छा प्रोफेसर रावल, मैंने ऑब्जेक्शन अपना उठा दिया, रुकिए 1 मिनट। कोरोना के अंदर उनके उसी कंपनी का ठेका ले देते हैं। दारू का ठेका किसको दे रखा है आपने? दारू की फैक्ट्री किसको चला रखी है आपने? 2014 के अंदर आपका कैंडिडेट चुना रहा था हरियाणा के अंदर। अच्छा रुक जाइए प्लीज, ये चर्चा कहीं और चली गई है, रुक जाइए। रुक जाइए, सब रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए यहाँ पर लोगों को बलात्कारी बता रहे हैं। रुक जाइए, कोई भी नहीं, आपके लोग केजरीवाल की पत्नी को क्या बोले हम? नहीं प्लीज रुक जाइए, पर्सनल मत बनाइए पूरी चर्चा को, रुक जाइए। प्रोफेसर विदु रावल आप भी रुकिए प्लीज, मैंने उन्हें रोक दिया कि ये शब्द ना बोले, आप आरोपी कह सकते हैं। चलिए अपनी बात पूरी करिए नरेश जी। एक और, आज आपने देखा कि कोरोना का जो सर्टिफिकेट था, मोदी जी का फोटो गायब कर दिया। वैसे तो बहुत एडवर्टाइजमेंट की गई उसके अंदर, और जिस कंपनी को ठेका दिया गया इन्होंने पूरे देश के अंदर,
इसके अंदर देखो फैक्ट है जो अब आज किसी बाहर के अंदर जब केस हुआ वहां पे ब्रिटेन के अंदर जब आपके रजिस्टर्ड हुआ कि जब पता चला कि और खुद कंपनी मान रही है कि हमारे अंदर इसके अंदर ये हार्ट के सिम्टम्स भी पाए गए और ब्रेन के सिम्टम्स भी पाए गए क्लॉटिंग के, तो ये आपने देश के लिए दगा किया है, आपने देश की कंपनी, आप उसी कंपनी से पैसा भी लेते हैं, अपने फंड ले रहे हैं पार्टी फंड के अंदर और उसी कंपनी से ठेका भी दिया। ठीक है, हम ये मानते हैं कि अब होता है, कभी भी मेडिकल लाइन में जाएंगे अभी डॉक्टर साहब पता नहीं, मेरे को पता नहीं है कौन से डॉक्टर है, क्योंकि अगर डॉक्टरी की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके अंदर वो पता है कि आप 1% का, कोई डॉक्टर नहीं बैठा है यहाँ पे, 7% का यहाँ पे अब डॉक्टर 2 तरीके के होते हैं, तो डॉक्टर कोई नहीं बैठा है, वो प्रोफेसर बैठे हैं। आप, मुझे लग रहा है आप पंकज बेनीवाल को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं, रुक जाइए। नहीं ठीक है, वो उसके लिए बताता हूँ। अब ये बोलिए कि 0.1% या कुछ का रेशो होता है कि कोई भी मेडिसिन हो उसके लिए, लेकिन आपने देश के साथ दगा किया। आपने जो ये दवा, ठीक है, हम मेडिकल लाइन के अंदर आप खुद टेस्ट होने चाहिए था, आज देख रहे हो कि आज नरेश जी पता है उस समय ये तक कहा गया था कि ये जो दवाई है इसका फॉर्मूला बाकी कंपनियों को भी बांट देना चाहिए, इस तरह की हालत थी उस टाइम। मैं कुछ डिफेंड नहीं करूं, मैं फैक्ट बता रहा हूं उस टाइम कैसी बातें कही जा रही थी, याद है ना आपको? और पैरासिटामोल से लेकर सिट्रिजिन तक सब दवाइयों में आपके पास उस मेडिसिन के लिए आप क्यों आज आपको रुक जाइए, चलिए विषयांतर बहुत हो गया, मैं रोड साहब के पास जा रहा हूँ प्लीज। नहीं चर्चा ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गई पूरी। सुरेश रोड साहब भाई जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, उससे पहले मेरा ही सवाल ये है कि आपके यहाँ क्योंकि जब टिकट वितरण हो गया और जो नाराजगी थी, आप कह रहे नाराजगी भी दूर हो जाएगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कोई भी सीएम का दावेदार बन जाए, ये फैसला हाईकमान की ओर से किया गया, लेकिन इमेज तो ऐसी बन रही है कि इस पूरे ये जो टिकटों का वितरण हुआ इसमें छाप भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। वरुण जी देखिए, कई दिन से इस तरीके की चर्चा मीडिया में है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को हाईकमान ने फ्री हैंड दे दिया, या चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की टिकटों में पूरी चली है। इस टाइप की चर्चा हमें पर्सनली भी सुनने को मिली और सोशल मीडिया और मीडिया में भी डिस्कशन में बात आई है। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बात को ऐसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ही टिकट वितरण किया है। मैं बिल्कुल साफ और बेबाकी से ये बात कहना चाहता हूँ, प्रदेशवासियों को जानकारी देना चाहता हूँ, अगर किसी का टिकट कटा तो वो भी कांग्रेस हाईकमान ने काटा, अगर किसी को टिकट मिला वो भी कांग्रेस हाईकमान ने दिया। ये साफ सुथरी बात है और ये संपूर्ण बात है इस विषय के ऊपर। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी हमारे विधायक दल के नेता हैं, चौधरी विजयभान जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, कुमारी शैलजा जी हमारी राष्ट्रीय महासचिव है, रणदीप सुरजेवाला जी राष्ट्रीय महासचिव है। तो तमाम वरिष्ठ नेताओं की राय हाईकमान ने जानी, हाईकमान ने 2-3 कमेटी बनाई, स्क्रीनिंग बनाई, उसके बाद एक सब कमेटी बनाई और फिर सीज किए। तो लेकिन अंतिम निर्णय इस विषय जो होता है वो आला कमान को होता है। में भी इस 2024 सभा इलेक्शन की सूची आपको आई, जो प्रत्याशी आपके से आए और जो साथी जो नेता वंचित रह गए, कांग्रेस हाईकमान ने उनको इस समय मौका नहीं दिया, तो ये भी पार्टी हाईकमान का ही फैसला है। हो सकता है हाईकमान आगे आने वाले विधानसभा में उनको एडजस्ट करना चाह रहा हो। तो ये सारा चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने जो कहा वो बिल्कुल सही जानकारी है कि यह पार्टी हाईकमान का है। मैं तो यहाँ तक बताता हूँ आपको, इवन रोहतक लोकसभा क्षेत्र से चौधरी जितेंद्र सिंह जी हुड्डा जी चुनाव मैदान में है, प्रत्याशी बनकर पार्टी की तरफ से आपके मध्य में है, वो भी अपना टिकट पार्टी हाईकमान से लेकर आए हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा उनके पिताजी ने उनको क्या बात कर रहे हैं, वो अकेले तो चेहरे थे जो टिकट अनाउंसमेंट से पहले प्रचार कर रहे थे, बाकी कोई कर रहा था क्या? ऐसे तो मत बोलिए रोड साहब। नहीं सुनिए, ही इज द ओनली वन, वो अकेले नेता थे कांग्रेस के जो महीने भर से प्रचार कर रहे थे। वो चुनाव प्रचारक की बात है, चौधरी जितेंद्र सिंह जी हुड्डा बाकी तो नहीं कर रहे थे ना, सिर्फ उनकी गारंटी थी इसलिए कर रहे थे। वो टिकटों से पहले हाईकमान ने उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस हाईकमान रोहतक लोकसभा क्षेत्र से मुझे प्रत्याशी बनाए। ऐसे भी मत बोलिए, मतलब ठीक है हम सीधे हैं पर इतने भी सीधे नहीं है। प्लीज एक सेकंड की बात, जो साथी रहे हैं वो भी अपने अपनी क्षमता के अनुसार क्या बात कर रहे हैं, किसको लिबर्टी थी या किसने जाके प्रचार किया, मुझे बताएं। आप नाम बता दें, आप मुझे नाम बताएं किसने जाके प्रचार किया। क्या कुमारी शैलजा सिरसा में प्रचार कर रही थी? बिल्कुल, काफी दिनों से वो एक्टिव थे वहां पर। कैसी बात कर रहे हैं?
2 लोकसभा क्षेत्रों में उनका एक विचार था। क्या महेंद्र प्रताप उस तरह से कैंपेन कर रहे थे? कैंपेन तो कर रहे थे अजय यादव, तैयारी तो कर रहे थे अजय यादव, सिलेबस में से निकला कुछ और। हर एक नेता अपने चुनाव प्रचार में जुटा हुआ था। एक बात का जवाब मैं लगे आपको और देना चाहता हूं, जो बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने अमेठी और रायबरेली को लेकर एक बात बोली यहाँ पर। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि अमेठी और रायबरेली अलग अलग नहीं है। जैसे मेरे साथी ने कहा कि राहुल गांधी जी अमेठी से भाग गए, रायबरेली और अमेठी वो दोनों एक ही सीट है, एक ही जैसी सीट है, और वहां श्रीमती सोनिया गांधी जी ने नेतृत्व किया था लोकसभा में रायबरेली से। और आज अगर अमेठी में केएल शर्मा जी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है तो वो भी गांधी परिवार के सबसे पुराने साथी रहे हैं और अमेठी के इंचार्ज रहे हैं, और वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विभिन्न महत्वपूर्ण कमेटियों के सदस्य रहे हैं श्री केएल शर्मा जी भी। ना तो राहुल गांधी जी, मैं इस चर्चा में जाना नहीं चाह रहा, चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे मत भेजिए रायबरेली अमेठी। केएल शर्मा जी का नाम नामांकन के आखिरी दिन सुबह 8 बजे तक याद आया। अगर इतने पुराने कार्यकर्ता को टिकट देना था, जयराम रमेश ने कल शाम को कहा कि फैसला राहुल गांधी को लेना है, मतलब राहुल गांधी फैसला नहीं ले पाए। स्पष्ट है ना, अमेठी को लेकर राहुल गांधी फैसला नहीं कर पाए। रॉबर्ट वाड्रा भी तो टीवी चैनल पर आके कह रहे थे कि मुझे जनता चाहती है। जयराम रमेश ने कहा कि फैसला राहुल गांधी को लेना है, हम चाहते हैं राहुल गांधी अमेठी से लड़े। देखिए, मतलब फैसला नहीं ले पाए राहुल गांधी अमेठी से लड़ने का। अच्छा, अमेठी से क्यों नहीं लड़े? अमेठी से लड़ते थे, अमेठी से क्यों नहीं लड़े? तो एक केएल शर्मा जो है, केएल शर्मा की भी शुरू से मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये ईमानदारी से आपके चैनल, रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद थी, वो नहीं लड़ रही। अमेठी से राहुल गांधी सांसद थे, वो नहीं लड़ रहे। ये सच्चाई है, मानिए। केएल शर्मा रायबरेली से चुनाव लड़वाते रहे सोनिया गांधी को। चलिए रुक जाइए, ठीक है सुरेश जी, चलिए अब प्रोफेसर रावल बोलेंगे। ठीक है प्रोफेसर रावल, फिर ओंकार सिंह जी के पास आऊंगा। जी प्रोफेसर रावल। देखिए, छोटे से फैक्चुअल चीज बता रहा हूँ। जो श्री केएल शर्मा जी हैं, वो केएल शर्मा जी अमेठी से कांग्रेस के इलेक्शन एजेंट हैं 1999 से 25 साल। अरे आप पार्टी की बात करो, इनेलो की कर लूं फिर बात। इनेलो से इनेलो की सुनना चाहते हो मेरे से? अब ऐसे करोगे क्या इनमें चर्चा के अंत में? ऐसे करोगे क्या? मैं आपको मौका दूंगा ना ओंकार जी, मुझ पर भरोसा करें ना आप। समझदारी कह रहा हूँ, वरुण जी, ये व्यक्ति किसी भी डिबेट में आता है, उस डिबेट को खराब करता है। समझदारी है, इसको सबक मिलना चाहिए। कुछ चीजें पर्दे में रहने दो, पर्दे में रहने दो। रुक जाओ प्लीज प्लीज प्लीज, विषय पे विद्रोह बोल दो, तुम्हारे मुंह में वैसी बीमारी है प्लीज। इसको कहता है उड़ता तीर पकड़ना। अरे नहीं प्लीज भाई, राहुल गांधी के बारे में बोल रहा हूँ, जबरदस्ती अभय चौटाला के बारे में बुलवाना चाह रही है। प्लीज नहीं, रुक जाइए, बोलो। नहीं भाई रुक जाइए। जो बात सुरेश रोड कह रहे थे उसका जवाब दीजिए। बारे में बोल दो कुछ। रुक जाइए विद्रोह रावल जी, जो बात सुरेश रोड कह रहे थे उसका जवाब दीजिए। ओंकार जी प्लीज 1 मिनट रुकिए। नहीं वरुण जी, गलत बात, बदतमीज इंसान है। अरे नहीं प्लीज, पर्सनल ना हो जाइए चर्चा में। प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। मैं आपको पूरा मौका दूंगा अपनी बात रखने का, मुझ पर भरोसा रखिए ओंकार जी प्लीज। वरुण जी बदतमीज है, आपकी बात नहीं मानेगा। ओंकार जी मैं आपको पूरा मौका दूंगा और कोई नहीं बोलेगा, बस ठीक है। विद्रोह रावल बोलिए। चलिए, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं आपकी वरुण जी की बात पूरी करूंगा। देखिए वरुण जी, केएल शर्मा जो है वो 1998 से वो रायबरेली में कांग्रेस के ऑफिशियल इलेक्शन एजेंट रहे हैं, अमेठी के नहीं रहे। वो रायबरेली से उनको एक्सपोर्ट किया गया अमेठी में, और फिर अगर 2 में से 1 सीट लड़नी ही थी तो चैलेंज स्वीकार करना चाहिए था। पिछली बार आप कुछ वोटों से हारे हैं, और फिर आपने जो वायनाड में बात कही, पहली बात तो आपको दूसरी सीट लड़नी क्यों है? आप अपने लिए सेफ सीट क्यों ढूंढ रहे हैं? अच्छा, एक और अंतर है बड़ा, आपने बड़े नेता की बात की, इसलिए मैं इस बात को जोड़ रहा हूं। बड़े नेता कौन होते हैं? बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी की 22 सीटें आई थी 2009 में उत्तर प्रदेश में, फिर उसके बाद सारी चीजें जो है मां से बेटा के हाथ में चली गई। वहां 22 से 2014 आते आते 2 सीटें रह गई, फिर बेटे से बहन के हाथ में चली गई, वहां 2 से 1 सीट हो गई। ये बड़े नेता होते हैं। या 10 सीटें आई भारतीय जनता पार्टी की 2009 के चुनाव में, मोदी जी जो है वाराणसी से चुनाव लड़ने गए, केवल 2 चरण का चुनाव रह गया था, 3 चरण का चुनाव रह गया था, 10 सीटों से बढ़कर सीधा 73 सीटें आ गई, एक तरफा 80 में से 73। इसको बोलते हैं बड़ा नेता।
तो इसलिए बड़े नेता की डेफिनेशन हमें ध्यान से देखनी चाहिए। मैं जल्दी से जो एक दो बातें कही है आम आदमी पार्टी के आऊंगा प्लीज ट्रस्ट मी, मैं आऊंगा। रावल साहब कंप्लीट करिएगा। मैं सुशील गुप्ता जी गए, अच्छी बात है, जाना चाहिए भाई, गठबंधन के सहयोगी है, जाना ही चाहिए सब। लेकिन सुशील गुप्ता जी के चुनाव में भी शुरू से ही कुमारी शैलजा भी आई और जो है अपने हुड्डा साहब भी गए, उनके बेटे साहब भी गए, जब तक इनकी टिकट डिक्लेयर नहीं हुई। बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस के नेता आपस में नहीं जा रहे, और सुशील गुप्ता जी शायद भूल गए, इतना एहसान देने के बाद भी, कांग्रेस ने इतना एहसान किया, उसके बाद भी ये सिद्ध और गिद्ध बोल गए। अरे भाई, हरियाणा में जमीनें हड़पने की बात करोगे तो निशाना तो जो है आप किस पर कर रहे हो? किरण चौधरी जी ने कहा कि किसानों की जमीन हड़प ली, किसके बारे में बोल रही हैं वो? भूपेंद्र हुड्डा के बारे में, रॉबर्ट वाड्रा के बारे में। आप जमीनें हड़पने की बात करोगे भाई तो सीधा हुड्डा पे निशाना कर रहे हो आप थोड़ी देर के लिए शायद भूल गए कि आप गठबंधन में हो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, तो जमीनों की बात नहीं करनी, 2-2 रुपए के चेक की बात नहीं करनी, आपने ये भी नहीं कहना, भेदभाव की बात नहीं करनी, जातिवाद की बात नहीं करनी। जब ये सारी बातें करोगे ना नरेश भाई, तो आपका निशाना भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे चला जाएगा। एक बात छोटी सी, बिल्कुल, अगर 2 लाइनें आप अनुमति दे दें, अगर आपकी डिबेट बाहर नहीं जा रही हो कोरोना वाले विषय पर। देखो, देश के अंदर जो है 2 वैक्सीन बनी, कोविशील्ड और कोविन। दोनों वैक्सीन जो हैं उनकी एफिकेसी दुनिया में सबसे अधिक है। जो 2 वैक्सीन बाहर की जो बड़ी वैक्सीन से, मॉडर्ना और फाइजर, उन पर इससे बड़े बड़े साइड इफेक्ट्स हैं। यहां तक कि मॉडर्ना पर तो $50 बिलियन का फाइन लगा हुआ है। तो राहुल गांधी उसके लिए बार बार प्रचार करते थे, हम जब वैक्सीन कम है तो फाइजर को क्यों नहीं बुलवा लेते, मॉडर्ना को क्यों नहीं बुला लेते, रशियन वैक्सीन को क्यों नहीं बुला लेते। ये पहले दिन से दलाली खाने के चक्कर में पहले दिन से जो है बाहर की वैक्सीन की बात कर रहे हैं। वरुण जी, ये छोटी बात नहीं है। और इन्होंने पूरे समय वैक्सीन हेजिटेंसी क्रिएट की, अब वैक्सीन सबने लगवा ली, उसके बाद ये फिर से वही, मैं खत्म कर रहा हूं वरुण जी, अब नहीं मैं बता रहा, 5 सेकंड दे दीजिए। अब ये जो वैक्सीन हेजिटेंसी जो लोगों को रोक रहे थे वैक्सीन ना लगाओ, इन वैक्सीनों ने लाखों ने करोड़ों भारतीयों की जान बचाई है। पैरासिटामोल जो आप लेते हैं उसमें वह साइड इफेक्ट है, सिट्रीजिन में इससे ज्यादा, वैक्सीन से ज्यादा साइड इफेक्ट है, छुड़वा दो ना ये सारी दवाइयां। चलिए ठीक है, ये जबरदस्ती का बिना नॉलेज के आकर यहाँ पर चलिए बैठ जाते। नरेश भाई जल्दी से फिर ओंकार जी के पास जाऊंगा। जी नरेश भाई, क्विक रिस्पॉन्स। जी वरुण भाई, पहली बात तो, अरे कहाँ चले गए? जी वरुण भाई बोलिए। हाँ, पहली बात तो आप ये समझिए कि इन्हें आज कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं रहा। जो बोलते थे कानून व्यवस्था चिल्लाते रहते थे, आप खुद बताइए कि कानून, ये हमने नहीं बोला, कोविड के अंदर माननीय पुणे वाला जी बोल रहे हैं कि हमारी दवाई से साइड इफेक्ट थे, और आप बोल रहे हो कि ऐसे स्पुतनिक भी, स्पुतनिक का डेटा निकाला, स्पुतनिक का डेटा भी निकाल लीजिए आप, स्पुतनिक के रिजल्ट देखिए आप कंपेयर मत कीजिए। कंपेयर एप्पल टू एप्पल होता है, कभी ये नहीं होता कि कभी किसी के लिए कंपेयर कीजिए। आज आपने उसी कंपनी से कितने पैसे लिए थे, आपके पास पार्टी फंड भी आए थे, और उसी कंपनी के लिए आप देख रहे थे पूना वाले जी को बहुत ज्यादा प्रमोट भी कर रहे थे। आज देश का सवाल है, आज पता है कि मैं सुबह सुबह लोगों से जब पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि आधे लोग, पता है ये क्या कहते हैं, जिन लोगों ने नहीं लगवाई, यार अच्छा रहा हम तो बच गए कम से कम, नहीं तो इस दवाई से तो कल के लिए हमारे को भी, जो आज सुबह सुबह पार्क में मैं घूमने जाता हूँ तो वो जो एक ओल्ड एज है जो 60+ है, वो भी यही कहते हैं कि अगर यार हम ये दवाई लगवा लेते कम से कम, हमें तो पता ही नहीं था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी फैमिली के, मेरे को भी डाउट है, मैं जब मेरे फादर ने 3 डोज लगवाई, सेम डोज लगवाई, मैंने भी 3 डोज लगवाई है, आज डाउट है, मेरे को पता है क्या, मेरे फादर 2 बार एडमिट हो चुके हैं, उसको आया, लेकिन आज मेरे को पता है कि मैं आपको ठीक है, बस समय नहीं है, समय नहीं है चर्चा, अगर आप कहेंगे तो वैक्सीन पे एक दिन पूरी चर्चा कर लेंगे, बट ठीक है, नहीं मैं रिपोर्ट लेके बैठूंगा अगली बार। ठीक है जी, नहीं वैक्सीन पे चर्चा कर लेंगे नरेश भाई, ठीक है। ओंकार जी जल्दी से। देखिए वरुण जी, चुनाव लोकसभा का है, बात मुद्दों पे होनी चाहिए, बात इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए, बात होनी चाहिए रोजगार के ऊपर, बात होनी चाहिए गारंटी के ऊपर, बात होनी चाहिए किसान के एमएसपी की मांग के ऊपर। अब देखिए मोदी जी कहते हैं गारंटी दे रहे हैं, भाई रोजगार की गारंटी दे दो ना, बुलेट ट्रेन कब चलेगी उसकी गारंटी दे दो, काला धन लेके आना था उसकी गारंटी दे दो, लेकिन काला धन तो लेके नहीं आए, इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू लोगों का काला धन अपने पास ले लिया इन्होंने। आज ये तो बता दें किसान सड़कों पर क्यों बैठे हैं, क्यों हरियाणा पंजाब के बॉर्डर सील है, क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान है वो? इस मुद्दे पर दही जम जाता है इनके मुंह में, क्योंकि किसान कीले लगा रखी सड़कों के ऊपर। आज प्रदेश की जनता परेशान है, पंजाब हरियाणा के लोग बहुत परेशान है, ये क्यों नहीं बॉर्डर खोल रहे, क्यों किसान को गारंटी नहीं दे रहे? मात्र 5 किलो अनाज की गारंटी मोदी जी कहते हैं, नहीं चाहिए जनता को ऐसी गारंटी।
जनता को चाहिए रोजगार की गारंटी, अपने पैरों पर खड़ा होने की गारंटी चाहिए। और आज ये शिक्षा की बात क्यों नहीं करते, स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं करते? आयुष्मान कार्ड के लिए ना आयुष्मान भारत बना दिया इन्होंने। आयुष्मान भारत एक फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड है लोगों के साथ। आयुष्मान कार्ड में 5 लाख का बीमा है, आयुष्मान भारत में कुछ भी नहीं है। ये जनता के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। ये 2024 में जनता इनको इस फ्रॉड का नतीजा देने वाली है। इन मुद्दों पर चर्चा कर लेंगे आगे, अब समय नहीं है मेरे पास, मैं माफी चाहता हूं, मेरे इस समय बहुत एक्सीड हो गया। 400 पार का इन्होंने दोबारा जो बुलाया ना, जैसे हरियाणा में दोबारा बनाया था 75 प्लीज ये 400 पार वाला दोबारा फूटेगा, ये 150 पे रह जाएंगे मुश्किल से। और इनको जनता ही सबक सिखाएगी, ये झूठ की राजनीति ज्यादा देर। रोड साहब कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से रोड साहब प्लीज, जल्दी। ये मेरा छोटा भाई जिस भी विधेयक में बैठता है उस विधेयक को खराब करने की कोशिश कर रहा है। मेरी जो 303 से 150 के नीचे मुझ पर भरोसा रखा करें नरेंद्र मोदी की सरकार को। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, ये 150 सीट क्रॉस नहीं करेंगे। और श्रेय किसको जाएगा? राहुल गांधी को जाएगा। तो जनता के बीच में भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा के द्वारा जगह जगह पर चलिए, चर्चा में भी बहुत तनाव है क्योंकि सर पर चुनाव है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आपसे मिलते रहेंगे। अब तो खैर चुनावी माहौल है। फिलहाल चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।